आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आज का मुद्दा लेकर हाजिर हम, हमारा प्राइम टाइम शो। आदाब नाजरीन, एक बार फिर खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कई इंतखाबी रैलियों में पहली बार वोट करने जा रहे नौजवान वोटर्स से अपील की है कि वो पुलवामा के शहीदों के लिए वोट करें, मुल्क की हिफाजत के लिए वोट करें, क्योंकि मोदी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार में ही मुल्क की हिफाजत करने का मादा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से बीजेपी ने राष्ट्रवाद पर खुलकर खेलना शुरू कर दिया और अपोजिशन ने एयरफोर्स की कार्रवाई पर सवाल उठाकर बीजेपी के इस मुद्दे को और तकवीत ही दे दी है। हत्ता कि अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे के आगे अपोजिशन के सवाल और चुनावी वादे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जहां खुद को मजबूत लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान के बाड़मेर में उन्होंने कल पाकिस्तान को सीधे इंतबाह करते हुए कहा कि ये एटम बम दिवाली के लिए नहीं हमने रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश होती जा रही है कि आपका बीजेपी को एक एक वोट जो है वो मुल्क को मजबूती दे सकता है। ऐसे में बटला हाउस जैसे मामलों को अमित शाह के जरिए उठाना और उस पर कांग्रेस को घेरना, इलेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी के बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द रखने की बीजेपी की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। और क्या वाकई इससे जो बाकी मुद्दे हैं उनमें फर्क पड़ रहा है, वो फीके पड़ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब से थोड़ी देर पहले, अभी भी रैली चल रही है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जोधपुर में वजीर आजम ने कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी के उस बयान को लेकर के अपनी बात कहनी शुरू की जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब लड़के जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो सेना में जाते हैं, वो फौज में जाते हैं। इस तरह की बात कह के उन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत की और सीधे तौर पर सारे अपोजिशन को घेरा कि देखिए फौज सेना इनके लिए कितनी पीछे है और सेना में जाने वाले इनके लिए पीछे हैं, लेकिन हमने बजट बढ़ाया। जब मुझे पता लगा कि सेना का बहुत बड़ा बजट नहीं है, मैंने ये देखा इख्तिदार में आने के बाद, वो अभी अपनी जोधपुर रैली से बता रहे थे कि इतना सारा पैसा हम बाहर से सामान खरीदने में सेना का खर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम यहां बहुत सारी चीजें बनाएं। तब मैंने इस पर काम शुरू किया और इस तरह की वो बातें रख रहे हैं। मतलब सारा इलेक्शन इसके इर्द गिर्द घुमाना और लोग तालियां भी बजा रहे थे। ये एक बड़ा मुद्दा है। आइए इस पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद और दहशतगर्दी ये अब बड़े मुद्दे बन गए हैं। ये अगले 5 चरणों की अगर हम बात करते हैं, अगले 5 मरहलों की हम बात करते हैं, तो पहला मेरा सवाल यह है कि क्या इंतखाब अब राष्ट्रवाद बनाम दहशतगर्दी के मुद्दे पर मरकूज हो गया है? दूसरा सवाल, पाकिस्तान के बहाने क्या यह कांग्रेस की नाकामियों पर चोट है? तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रवाद मुद्दे के आगे कांग्रेस के वादे फीके साबित हुए हैं? चौथा सवाल, प्रज्ञा ठाकुर के टॉर्चर से लेकर बटला हाउस जैसे मुद्दों को क्यों हवा दे रही है बीजेपी? और पांचवा सवाल, क्या अपोजिशन भी बीजेपी के राष्ट्रवाद मुद्दे के ट्रैप में फंस गया है? ये 5 सवाल हैं आज के, जिनके इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को चलाएंगे। बहुत अच्छे मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए मैं उनका तारुफ भी आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं स्वदेश सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं, अक्सर हमारी बहस का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही बेहतर और जारहाना अंदाज में रखने के लिए और सुलझे हुए अंदाज में भी रखने के लिए जाने जाते हैं। स्वदेश सिंह मेरे साथ होंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सीमा सिंह, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सीमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। हम अपने साथ माधव आनंद जी को भी जोड़ चुके हैं, आरएलएसपी के तर्जुमान है, मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही हमने अपने साथ एनपी सिंह साहब को भी जोड़ा है। सिंह साहब, खैर मकदम है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और अरशद आजमी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। सर, आपका भी खैर मकदम है। आइए इस बहस का आगाज करते हैं और सबसे पहले अगर मैं जाना चाहूं अरशद आजमी साहब के पास, कांग्रेस के लीडर हैं, फिर इसके बाद अपने मेहमानों के पास आता हूं। अरशद साहब, राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा बीजेपी ने तैयार कर दिया है और उसमें साथ में टेररिज्म को भी जोड़ दिया है कि दहशतगर्दी से हमारा राष्ट्रवाद ही मुल्क की हिफाजत कर सकता है और यह सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, हम घुसकर मारने वालों में से हैं। कांग्रेस के सारे मुद्दे या अपोजिशन की सारी बातें कहीं ना कहीं इसके आगे फीकी पड़ जाती हैं और हम देख रहे हैं कि इधर दूसरे चरण के बाद पिछली कुछ रैलियों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसी मुद्दे पर फोकस किया है और ऐसा लग रहा है कि अगले 5 चरणों में इसी के इर्द गिर्द वो चुनाव को ले जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? इमरान भाई, देखिए, चुनाव करीब आ गया है और अब इनको छुपने के लिए जाहिर सी बात है
2014 में जो वायदे इन्होंने किए थे उस पर चर्चा ना हो, उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन ना हो, इसलिए ये सारे बहाने और ये सारे मुद्दे सामने लेकर आए हैं। एक्चुअल में इनको राष्ट्रवाद की परिभाषा तक नहीं पता है कि अगर इनसे पूछ लीजिए राष्ट्रवाद तो ये बता तक नहीं पाएंगे। और राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह किसानों को, जिस तरह बेरोजगारों को, जिस तरह देश के छोटे व्यापारियों को छला जा रहा है, ये अपने आप में मैं समझता हूं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 5 साल में अरशद आजमी साहब एक भी आतंकवादी घटना कश्मीर को अगर हम छोड़ दे तो मुल्क के किसी हिस्से में नहीं हुई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इस सरकार ने अपनाई, ये कहीं ना कहीं बताने की लोगों को कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप लोगों को तकलीफ क्या है? और कांग्रेस का दौर भी लोगों ने देखा है जब मुल्क के कई हिस्सों में बम धमाके हुआ करते थे और 26/11 जैसा बड़ा हमला भी हुआ था। देश का सभी नागरिक जो है वो राष्ट्र के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रखता है, इसको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है। और ना ही भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ये मुद्दे नहीं है। राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या किया है इन्होंने, उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं? क्या वादे किए थे और क्या किया है इन्होंने, उस पर बहस क्यों नहीं करते हैं? ये सारे नॉन इश्यूज आज इलेक्शन में, पहले चरण के इलेक्शन में देखा इन्होंने, इनकी जमीन खसकती हुई दिखाई दी इनको, ये फौरन राष्ट्रवाद लेकर आ गए। नहीं, मुल्क की हिफाजत, दहशतगर्दों पर लगाम लगाना, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देना नॉन इश्यूज है सर। ये कोई मुद्दे नहीं है जिससे कि ये मुल्क इतने सालों तक प्रताड़ित रहा, जूझता रहा, परेशान रहा। अरशद आजमी साहब, नहीं देखिए इमरान भाई, मैं बताऊं कि आप क्या समझते हैं? क्या किसानों के दर्द को समझा जा सकता है? क्या भूखे लोगों की रोटी की जो भूख है उसको इससे समझा जा सकता है, इस राष्ट्रवाद से? उनको देश के नौजवानों के जो परेशान है, बेरोजगार हैं, उनको क्या समझाया जा सकता है राष्ट्रवाद के नाम पर? आप देखिए मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा देश के लोगों का रोटी है, और रोटी जब नहीं दे पाए 2014 में जुमले, तो ये जुमलों की सरकार थी। अब इनको कुछ नहीं मिला तो अब ये इस तरह के मुद्दे लेकर आए हैं, और इनको जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि इन्होंने अपने वायदों को झूठा साबित जो हुआ है उसको सिर्फ उसके जवाब ना पूछे जाए इनसे। इसलिए राष्ट्रवाद, ये कौन सा राष्ट्रवाद चाहते हैं? राष्ट्रवाद की परिभाषा तो यह है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी आदर्शों को बनाए रखने का नाम राष्ट्रवाद है। ये किस राष्ट्रवाद को चाहते हैं? चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे स्वदेश से। स्वदेश, बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है ये राष्ट्रवाद पर कि इस मुद्दे पर आप लोग चुनाव निकाल लेंगे? लगातार अब हर तरफ से हम देख रहे हैं, आप लोगों ने जो हिकमत अमली, जो रणनीति बनाई, उस पर आप लोगों का जो भी काम चल रहा है, वजीर आजम अमित शाह, उधर साध्वी प्रज्ञा को आप लोगों ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतार दिया। हर एंगल से आप लोग जो है घेराबंदी कर रहे हैं, आवाम का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें तालियां भी बजती हैं। इतना भरोसा क्या है आपको इस मुद्दे पर कि इस मुद्दे से आप इलेक्शन निकाल लेंगे? देखिए, अगर राष्ट्रवाद पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? लेकिन राष्ट्रवाद हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद 365 दिन 24 घंटे चलने वाला मामला है। अगर आपके पास सोचने के लिए एक देश नहीं होगा इमरान जी, तो आप कैसे रहेंगे? इस देश की सत्ता, संपत्ति और सम्मान में समाज के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी, भागीदारी, ये भी हमारे लिए राष्ट्रवाद है। इस देश के जर्रे जर्रे से, कड़कड़ से प्रेम करना, ये भी हमारे लिए राष्ट्रवाद। इस देश के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से लेके सिलचर तक जो भी भूमि है उसकी सुरक्षा करना, और कैसे भी करना, चाहे आपको बस में बिना टिकट चलते हैं और टिकट लेकर चलना, यह भी राष्ट्रवाद है। क्या आप स्वच्छता बनाए रखते हैं, यह भी राष्ट्रवाद है। यानी कि ये देश को बेहतर बनाना, जैसा देश आपको मिला, जैसा सराउंडिंग आपको मिली, उससे बेहतर आप अगर बनाने जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं चुनावी मुद्दा नहीं है, मैं समझ गया स्वदेश। लेकिन ये राष्ट्रवाद से आप धीरे धीरे सरकते हुए हिंदू आतंकवाद को भी फोकस करने लगे, उस पर भी बहस करने लगे। साध्वी प्रज्ञा को आपने, मतलब आप लोग बटला हाउस का जिक्र अमित शाह जी कर देते हैं और इधर उधर से बयान आ रहे हैं, मतलब इलेक्शन को कहीं और ले जाने की कोशिश है। देखिए, वो भी तो हम समझ रहे हैं है तो मुद्दे उठेंगे। जब जिस देश में कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था, लोग भूले नहीं हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर में सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल जी ने बताया कि सोनिया गांधी जी को बड़ा
कोरोना आ गया था और वहां पे गुजरात में भी जो दिक्कत हुई थी उसके कारण, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाई जो 10 साल के शासनकाल चला, कांग्रेस के नेताओं को तो बताना चाहिए ना कि 2004 से 2014 तक हमने विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए ये कदम उठाए थे और इन्होंने ये नहीं उठाए। इसमें से आपने कभी भी किसी कांग्रेस के नेता को सुना कि 2004 से 2014 तक या 1951 से लेकर 2014 तक जो हमारी सरकारें रही हमने ये काम किए थे? कोई एक न्याय का पुछल्ला लेके आ गए, यानी कि बाकी सालों तक आप अन्याय कर रहे थे क्या? तो जब अगर वो नहीं उठाएंगे तो हम उठाएंगे, हम बताएंगे कि जब वो सरकार में तो क्या कमियां थी, और हम उसमें पूरा भाषण अगर सुना जाए तो हम बताते हैं कि हमारी और उनकी तुलना कीजिए आप। जैसे कि अभी अमेठी और रायबरेली की बात ले, बनारस की बात ले, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले बुलेटिन में हिस्सा लिया जिसमें बताया कि बनारस में हमने काम किया। स्वदेश, मेरा सवाल ये भी कि क्या पहले कुछ 2 चरणों में या 2 दौर जो गुजरे हैं वोटिंग के, उसमें कुछ एहसास हो गया क्या बीजेपी के लोगों को कि मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर हवा बनाओ अगले 5 चरणों के लिए? हम देख रहे हैं आपके सारे बड़े नेता इसी पर काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप किसी भी नेता का पूरा भाषण, जैसा कि अभी आप जोधपुर की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का आप भाषण सुन रहे थे, तो अगर उनका एक 40 मिनट का भाषण होता है तो उसमें सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्रवाद की बात आएगी, सुशासन की बात आएगी, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंत्योदय की बात आएगी कि इस देश में सबसे कमजोर तबके के लिए जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में, जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, एकात्म मानववाद के उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, हमने उसके लिए काम क्या किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम क्या किया है? ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए विश्वास है, संकल्प है। और जब हमारी 2 सीटें आया करती थी और सीटें नहीं भी आया करती थी, मैं बात कर रहा हूं 21 अक्टूबर 1951 की, तो भी हमने इसी मामले को उठाया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, परमिट वहां नहीं लगना चाहिए वीजा की तरह, और हमारे नेता ने शहादत दी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए, वापस नहीं लौटे। तो ये बात आज की नहीं है, जिस दिन से पार्टी बनी और जिस वजह से पार्टी बनी उसके लिए लड़ने वाले सबसे पहले कांग्रेस को यही आरोप लगाएगी। आज प्रज्ञा ठाकुर को खड़ा किसने किया है? कहते ना कि आप लोगों ने तो उनके साथ सरकार बनाई, जो महबूबा मुफ्ती आज फिर कह रही हैं पाकिस्तान परस्ती करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की महबूबा मुफ्ती को जब हमने साथ लिया तब की भाषा देखी, ईद में रखने के लिए महबूबा मुफ्ती जब हमारे साथ थी तब की भाषा देखी और अब की बात देखी। हमने कोशिश की क्योंकि 370 हट नहीं सकता वहां की सरकार के बिना। हमने 3-4 साल वहां के लोगों को रोजगार दिया, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, डी रेडिकलाइजेशन का काम किया, फुटबॉल की टीम आपने देखी, लड़के रणजी खेलने लगे, लड़के IPL खेलने लगे, और ये बहुत सारी चीजें आपने देखी। उस करने के काम के बहुत सारे तरीके हमने कोशिश की, लेकिन जब राष्ट्रहित ही जब आहत होने लगा तो सरकार गिराने में 1 सेकंड का क्षण कारण आप देखिए, कोई कारण नहीं था। जब देखा कि वहां की सरकार, राज्य सरकार सेना को काम करने में, क्योंकि सुप्रीम कमांडर वहां पे CM होती है, सारी चीजों की दिक्कत पैदा करने लगी, हमने सरकार भी हटा दी और जिस तरह से निपटना था निपटने लगे, लेकिन कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। तो राष्ट्रवाद हमारे लिए एक संकल्प का विषय है, विश्वास का विषय है, सिर्फ नारा नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा माधव आनंद जी के पास जाना चाहूंगा, RSP के तर्जुमान है। माधव जी, क्या वाकई अपोजिशन ने जैसे थाली में सजा करके राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी और एनडीए को सौंप दिया है और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी और एनडीए? क्योंकि यही विपक्ष है जो कि पुलवामा होता है तो 2 दिन साथ रहता है, तीसरे दिन सवाल उठाने लगता है, लाश दिखाओ, एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं। इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और बनाने में ऐसा लगता है कि विपक्ष का बड़ा योगदान रहा है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद क्या है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने सबको सुना, मुझे भी 2 मिनट का मौका दीजिएगा। जितने भी वादे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग को भी बड़ी आस्था थी, मैं भी एनडीए का पार्ट था, मेरी भी पार्टी भी एनडीए की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री भी थे। 5 साल में कोई भी ऐसा बता दे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2014 में जो वादा करके आए थे उन्होंने पूरा करने का काम किया। आज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं, मुझे भी पता है कि आप लोगों को बड़ा लेट एहसास हुआ। सर एक मिनट सर, आपने बोलने दीजिए पूरे सर। और अब दूसरी बात, राष्ट्रवाद क्या होता है? जब आप युवाओं को रोजगार मिला रहता, हर परिवार में हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिला रहता। आप सरकारी नौकरी को तो छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी को तो केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी हालत जो है आप उस स्थिति में पहुंचा दिए कि आज प्राइवेट सेक्टर जो है बदहाली के कगार पे खड़ा है। आज युवा अपने आप को कहां जाएं, कहां? आप, मैं बिहार से हूं, मैं बिहार की बात कर लेता हूं, सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं क्योंकि एक भी रोजगार सृजन का काम जैसे केंद्र सरकार ने नहीं किया है। लेकिन कौन सी बेरोजगारी का मुद्दा कहां बन पा रहा है? आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, जवाब दीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा बन कहां पा रहा है? सर, अरे आप राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना हावी है बीजेपी ने कर दिया है। सरकार के
पास बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष का बैठ गया, केंद्र सरकार कमजोर पड़ गया। केंद्र सरकार के पास जैसो कुछ भी मुद्दा नहीं बचा। वो जानती है कि जनता जैसो पूछेगी, इसीलिए वो राष्ट्रवाद की दूसरी परिभाषा निकालता है। हमेशा जब चुनाव का वक्त आता है ये लोग राम मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं। मैं कहता हूं राम मंदिर कहीं भी बने, उचित ढंग से बने, अगर आपकी नियति सही थी तो बना लिए थे, लेकिन जिस शिक्षा के मंदिर को दुरुस्त करने का काम आपका था, आपने उसको बर्बाद करने का काम किया। वो शिक्षा के मंदिर को आपको बनाना था, आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये 5 साल आप लोगों ने नहीं समझाया। इसी देश हित के लिए हम लोगों ने आपकी अंतरात्मा जागी। पूरे 5 साल साथ रहने के बाद, सत्ता सुख भोगने के बाद, सत्ता सुख नहीं भोगने के बाद हम लोग को कोई मजबूरी नहीं थी। जो हम लोगों ने समझा कि नहीं ये देश हित में नहीं है, हम लोगों ने एनडीए की सरकार को छोड़ने का काम किया। आज मैं कहता हूं क्या स्थिति है। आप युवाओं की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, निवेश की बात कर लीजिए, अब आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए। आज जितनी खराब स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना रिलेशन है, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इतना खराब रिलेशन पाकिस्तान, नेपाल, आप चाइना ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, किसी भी कंट्री का उदाहरण ले लीजिए। आज नेपाल में स्थिति क्या है, चाइना देखिए वहां किस रूप में जा रहा है और आप अपने आप को जैसे कहां पहुंचा दिए। आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, इसलिए ये लोग समझ चुके हैं। तो नेपाल और चाइना में आप अपने साथियों से पूछिए ना, जिनके साथ अब आप लोगों की पार्टी हो गई है, कि वहां पर भी खासतौर से सेना का और सेनापति का अपमान नहीं किया जाता है। इस जिनके साथ अभी आप हैं वो तो सेना और सेनापति को, जो हेड है सेना का, उसको सड़क छाप गुंडा कहते हैं, सड़क का गुंडा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी तो लोगों तक बीजेपी पे पहुंचाती है ना, मुद्दा बनाती है। आप एक तो उनको गेंद देते हैं, उसके बाद खेलने के लिए जब वो कोशिश करते हैं या तैयार हो जाते हैं तो फिर आप भागते हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना, आप उनके ट्रैप में खुद फंसते हैं, सेना आप खुद उनके जाल में फंस जाते हैं। सेना कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। सेना की शहादत होती है तो पूरा देश खड़ा होता है। सेना का जो काम है, सेना आप लोग अभी जिनके साथ हैं उनसे पूछिए, लेकिन सेना की शहादत पे अगर राजनीति कोई करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को, सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वालों के साथ हैं क्या आप जी? सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वालों के साथ हैं क्या? सेना को कोई सड़क छाप कैसे कह सकता है? मैं तो कहता हूं कोई व्यक्ति कहे वो उसका सेना का अपमान है। अरे सेना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना का जो काम है, सेना अपना काम बखूबी निभा रहा है और सेना जहां भी खड़ा है, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक क्रॉस पार्टी लाइन देश हित में उनके साथ खड़ा रहने का काम करता है। फिर उस पर राजनीति कौन करता है? उस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करने का काम करती है। उनके पास कोई इश्यू नहीं बचा हुआ है, कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। इस कारण वो लोग कभी राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा करने लगते हैं, सेना की शहादत की बात पर राजनीति करने लगते हैं। जी आ रहा हूं माधव जी, आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगा। एनपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बातें हो रही हैं फौज की, सेना की, रैलियों से, चुनावी रैलियों से सीधे तौर पर जो है सेना के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। मतलब वजीर आजम खुद कहते हैं कि जो नए वोटर हैं, पहला वोटर है, नौजवान वोटर है, वो पुलवामा के शहीदों के लिए कम से कम वोट करें, देश की सुरक्षा के लिए वोट करें। इस तरह की बातें, अपोजिशन के अपने सवालात हैं। कैसे हम इसको देखें? कहीं ना कहीं आर्मी, सेना का जवान फोकस में है और डिफेंस फोकस में है, आतंकवाद बड़ा मुद्दा बन गया है, राष्ट्रवाद जिसको हम ओवरऑल कहें फोकस में है। कैसे आप इसको देखते हैं? ये सिर्फ चुनावी है या सही में अब जो है लोगों के लिए इसकी जो है जागरूकता, बेदारी बढ़ गई है? देखिए इमरान, मैं अभी सभी लोगों को सुन रहा था और जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, अब यही कह सकते हैं कि हमारी राजनीति का स्तर कहाँ तक पहुँच गया है। अनेकों दल, अनेकों विचारधाराएं, आज यहाँ खड़े हैं, कल वहाँ खड़े हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन कभी भी, चाहे आप युवाओं की बात करें, चाहे आप गरीब आवाम की बात करें, चाहे मिडिल क्लास की बात करें, अगर किसी देश में खुशहाली चाहिए तो उस देश को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जी। किसी भी ऐसे देश में जहां आज यहाँ एक पटाखा पटक गया, आज उस शहर में एक ब्लास्ट हो गया, आज दूसरे शहर में ब्लास्ट हो गया, अगर उस देश में कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी, सुरक्षा अगर ये चाक चौबंद नहीं है तो ना वहाँ विकास हो सकता है, ना वहाँ किसानों की स्थिति सुधर सकती है, ना युवाओं के रोजगार, ना वहाँ इंडस्ट्री, किसी तरह की भी कोई चीज नहीं आ सकती। इसलिए हम हमेशा देश प्रथम, नेशन फर्स्ट थ्योरी और जो राष्ट्रवाद है, मैं कह सकता हूं हमने तो शुरू से ही, हम जब पढ़ते थे, मुझे याद है कि हम उस तरह की कविताएं शुरू में भी पढ़ते थे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सबसे पहली सीख हम वहां से लेके चले थे। उसके बाद हम बहुत यंग एज में ही नेवी में चले गए। वहां सेना में हमें क्या सिखाया गया कि किसी भी
राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस देश की सेना का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं हमारी जो सेनाएं हैं बहुत ही प्रोफेशनल, हमारी तीनों सेनाएं, हमारी सारी अर्धसैनिक बल सभी बहुत ही प्रोफेशनल हैं, लेकिन बिना सरकार के आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सर मेरा ये सवाल है आपसे कि जो बीजेपी वजीर आजम एनडीए दावा करता है कि पिछले 5 साल में उनके आने के बाद फौज को सही सम्मान मिला है, हमने उनकी तमाम जरूरतों को पूरा किया है, वो अपने आप में इस मुद्दे को बनाने की बार बार कोशिश करते हैं उठाने की, तो क्या आप एक डिफेंस के होने के नाते इस बात को मानेंगे कि ऐसा पिछले 5 साल में हुआ है? बिल्कुल, पिछले 5 साल में सेना के प्रति जो सरकार का रवैया रहा है, जो नीति रही है, जो सपोर्ट सिस्टम रहा है, मैं खुद उसका एक लाभकारी वो हूं और लगभग सभी लोगों को मैं बता सकता हूं। सेना ने आते, जो इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम एक OROP, देखिए 2 तरह से काम होता है, सेना का मनोबल और सेना के संसाधन। सेना के मनोबल के लिए भी सरकार ने वो काम किया है जो शायद अब तक नहीं किया गया है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं उस लेवल तक। दूसरी बात, देश के खुफिया तंत्र, देश की क्षमता, चाहे वो नेवी की क्षमता हो, एयरफोर्स की क्षमता हो, आर्मी की क्षमता हो, उन सबको बढ़ाने में हमारा साथ साथ उसी से जुड़ा हुआ एक जो हमारा संचार व्यवस्था थी, जो सैटेलाइट सिस्टम था, जो हमारा इसरो, उसमें भी बहुत तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि मैं उससे भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं। तो आज की तारीख में हमारे देश का जो सुरक्षा तंत्र है वो डेफिनेटली, मैं तो 100% कह सकता हूं, पिछले 5 सालों में बहुत मजबूत हुआ है। तो अगर बीजेपी अपने चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती है तो फिर आपके मुताबिक ये गलत नहीं है, बाकी उन्होंने ऐसा किया है इसलिए उसको बता सकते हैं उपलब्धि के रूप में। बिल्कुल, देखिए जब एक ऐसे मुद्दे बना लेते हैं जो मुद्दे नहीं भी होने चाहिए, तो देश की सुरक्षा एक मुद्दा है और बना रही है, तो इसमें मुझे किसी तरह की कोई बुराई नहीं लगती। चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं डॉक्टर सीमा सिंह जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर सीमा सिंह जी, आप तमाम लोगों को पहले सुन रही थी, मैंने सोचा था राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आपकी राय आखिर में लूंगा पहले दौर में। मैडम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, जैसा कि कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल भी दावा करते हैं कि ये हवा में है, बस ऐसे ऊपरी तौर पर है, जो मेन चुनाव हो रहा है वो तो जमीनी मुद्दों पर हो रहा है, क्या ऐसा है क्या? जो बेसिक मुद्दे हैं, जरूरतें हैं, इलाकाई जो मुद्दे हैं अलग अलग जगहों के, उस पर हो रहा है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस मुद्दे पर जो है बल्क में वोटिंग हो जाए, कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात सीधे तौर पर जागे। तो चुनाव हो क्या वाकई इस पर रहा है, या फिर जो मकामी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं वही हावी हैं? देखिए, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प कई मायनों में है। पहली बात यहाँ पे ये है कि राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं एक प्रमुख मुद्दा इस इलेक्शन में बनाया जा चुका है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जैसे भी स्वदेश जी ने बोला कि राष्ट्रवाद के कई सारे आयाम हैं। एक आयाम इसका राष्ट्रीय सुरक्षा है, दूसरी आयाम यहाँ पे ये है कि आप हर एक इंडियन के अंदर ये फीलिंग को डेवलप करिए कि उसको अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे मुझे जिस काम के लिए लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी के राष्ट्रवाद को फर्जी बताती है। नहीं, एक्चुअल में तो कांग्रेस ने पूरे राष्ट्रवाद के नरेशन को चेंज कर दिया। अगर आज कांग्रेस ये कह रही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी ने क्रिएट किया, तो मैं तो कहती हूं कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, क्योंकि अगर पिछले 5 साल के इतिहास को अगर आप देखिए, जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे थे तो वहां फिर कौन गया था? उरी में जो हुआ उस पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसने उठाया? बालाकोट में जब सेना गई, सेना ने वहां पे, एयरफोर्स ने वहां पे स्ट्राइक किया, उसको सबसे पहले क्वेश्चन किसने किया? अगर आज कांग्रेस को ये लगता है या अपोजिशन को ये लगता है, और दूसरी मेरे लिए जो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जब इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, तो वो ये उम्मीद कैसे करती हैं कि उनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा? क्या लोगों को, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के राष्ट्र प्रेम पे संदेह है? और अगर ये इस तरीके के एंटी नेशनल चीजों को फेवर करके, अभी आप देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात की गई, 124A की बात की गई है। इंडिया जैसे देश में, कल आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, क्या हम वाकई में 124A को हटाने की स्थिति में हैं? नेबरिंग कंट्री से हम जिस तरीके के डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे हैं, क्या वाकई में हम इस स्थिति में कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हम हटा सकें? और जब अपने मैनिफेस्टो में आप इस तरीके की बातों को डालते हैं, तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि कोई भी एक नागरिक इस देश
देश का है वो अपनी धर्म के बिना रह सकता है, अपनी जाति के बिना रह सकता है, पर क्या अपनी जमीन अपने देश के बिना रह सकता है? उसका राष्ट्र, उसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व को लेकर के जब भी कोई प्रश्न खड़ा किया जाएगा, लोग ऑब्वियसली यूनाइट होंगे। ये देश कितना भी धर्म, जाति, जिस भी चीजों पे विभाजित हो, लोगों में आपस में कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन राष्ट्रवाद निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है जो पूरे तो हिंदुस्तान बीजेपी ने एक इस चीज को साथ समझ connect लिया करती है क्या? बीजेपी को लगने लगा है, समझ में आ गई है क्या कि अगले 5 चरणों में ये वाला मामला चल जाएगा? नहीं, देखिए, आप देखिए ना, उसको भी तो वो राजनीतिक रूप से तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। नहीं, राजनीतिक किया होगा काम, नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर लेकिन काम इस्तेमाल किया तो कर रहे हैं ना। नहीं, ऑब्वियसली देखिए क्या है इसमें कि जब एक निगेटिव नरेशन खड़ा किया जाता है तो आप उसको काउंटर तो करेंगे ही करेंगे। और हर सरकार अपनी उपलब्धियों को बताती है। ये बात सही है कि अभी तक इंडिया की पोजीशन एक टेररिज्म को लेकर एक सॉफ्ट स्टेट की रही है। आपने 2008 में देखा लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए। आप रिकॉर्ड देखिए, जिस दिन से बालाकोट की स्ट्राइक हुई है उसके बाद कश्मीर में क्या हमें वाकई में कोई सीरियस टेरर अटैक दिखाई दिया? पाकिस्तान डरा हुआ है, उसको लगता है कि हमने एक गलती और कर दी तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये संदेश इससे पहले हम पाकिस्तान को क्यों नहीं दे पाए? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। मैं इसी सवाल के साथ अर्शद जी के पास भी आऊंगा और बाकी लोगों से भी बात करूंगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, बहुत अहम और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत अच्छे मेहमान है मेरे साथ, और इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।